हेलो बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की एप्लीकेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अपनी वैल्यू को क्यों चेंज करती है, किस पैरामीटर पर डिपेंड होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, और अगर हमें किसी पार्टिकल को एस्केप करना है अर्थ सरफेस से तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, उसके पास कितनी स्पीड होनी चाहिए, पार्टिकल की कितनी स्पीड हो, कितनी वेलोसिटी हो कि वो पार्टिकल अर्थ से एस्केप कर जाए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाए, बाहर चला जाए हमेशा के लिए। तो इन बातों को समझते हैं। आओ सबसे पहले हम समझेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फील्ड। आओ समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड को समझेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, आओ देखते हैं। जैसे आपने ये देखा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव या निगेटिव, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड एक फील्ड को डेवलप करता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे कहीं पर आप कैंडल को ग्लो कर रहे हैं तो इस कैंडल के ग्लो करने से इसके अराउंड, इस कैंडल के अराउंड एक फील्ड डेवलप होती है और इस फील्ड को हम कहते हैं लाइट फील्ड कहते हैं। ये लाइट फील्ड हो गई। जिस तरह से चार्ज पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी कैंडल के ग्लो करने से कैंडल के अराउंड एक लाइट फील्ड होती है। और कहीं पर अगर कोई मैग्नेट है, मैग्नेट में नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और इस मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होती है, उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, फील्ड। और आप जानते हैं कि जो फील्ड लाइंस होती हैं ये इस तरह से नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इस तरह से ये मूव करती हैं। तो ये फील्ड जितने एरिया को कवर करती हैं उस फील्ड को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो फील्ड होती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। किसी कैंडल के ग्लो करने से या कहीं पर कोई बल्ब है, जैसे ये यहाँ पर इस तरह से हमने एक सर्किट तैयार किया और ये बैटरी हमने जोड़ दी और ये स्विच हो गई। इस बल्ब के ग्लो करने से इसके अराउंड उजाला बनता है, लाइट फील्ड होती है। तो जैसे लाइट फील्ड है, ये लाइट फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। उसी तरह से किसी भी मास के अराउंड, किसी भी पार्टिकल के अराउंड जो फील्ड होती है उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और ध्यान रखना है कि किसी भी बॉडी का जो मास है जितना ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बॉडी के, ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जिसका मास m है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसके अराउंड एक फील्ड होती है, उस फील्ड को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई। अब हम इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड कब होगी, कहाँ पर होगी, कैसे होगी और अपनी वैल्यू को किस हिसाब से चेंज करेगी। इसकी जो वैल्यू है वो किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है और किस पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करती है। अब देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड को और ग्रेविटेशनल फोर्स को। जैसे हमारे पास एक ये पॉइंट मास है, इसका मास है m1 और दूसरा पॉइंट मास है ये, इसका मास है m2।
इसकी भी अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, इसकी भी अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। दोनों जो बॉडी हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों जो पॉइंट मास हैं, उनके बीच की अगर सेपरेशन डिस्टेंस अगर हम लोग r लिख देते हैं, ये सेपरेशन डिस्टेंस अगर r है इनके सेंटर ऑफ मास से, दोनों बॉडी के जो सेंटर ऑफ मास है उनके सेंटर ऑफ मास से अगर इसकी सेपरेशन डिस्टेंस अगर हम r लिखें, तो दोनों जो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, पॉइंट मास हैं, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये F12 होगा और F21 होगा। इसे हम लोग लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकेंड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, इस तरह से। और अगर इसकी हम वैल्यू लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ये लिखते हैं m1 m2 इस तरह से, और ग्रेविटेशनल फोर्स ये r² के साथ इस तरह से रिलेशन बनाता है। और अगर यहाँ पर हम इसकी लैंग्वेज लिखें तो लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। जो दोनों बॉडी के मास हैं उनके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ मास। ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to product of mass and inversely square proportional proportional to distance between both object। जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, अब दोनों अगर इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अगर दोनों को एक साथ लिखेंगे तो m1 m2 डिवाइड बाई r², और इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर रिमूव करते हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखते हैं कैपिटल G m1 m2 ओवर r²। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं कैपिटल G इक्वल टू FR² डिवाइड बाई m1 टाइम्स m2 इक्वल टू 6.67 10⁻⁻11, और यूनिट इसकी लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बनती है। अगर दो ऑब्जेक्ट कहीं पर रखे हों तो इस तरह से ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लॉन्ग रेंज ग्रेविटेशनल फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसकी रेंज इनफाइनाइट तक होती है। एक कोई प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकता है। एक कोई स्टार है किसी दूसरे स्टार पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकता है। ये फंडामेंटल फोर्स है और इस फंडामेंटल फोर्स की जो वैल्यू है वो अदर फंडामेंटल फोर्स के कंपेयर में बहुत कम होती है। और अब देखते हैं इस फार्मूले को कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। और अगर इस फार्मूले को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे वेक्टर F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r² एंड r कैप। और अगर थोड़ा सा इसे और चेंज करें तो कैपिटल G m1 m2 ओवर r³ एंड r वेक्टर। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर फॉर्म आ गया। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं m1 m2 हैं, दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वजह से सेकंड पर और सेकंड ऑब्जेक्ट पर, सेकंड बॉडी पर, फर्स्ट पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस बात को समझते हैं कि दोनों एक दूसरे पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको देखते हैं।
अगर ये हमारे पास ये दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, पॉइंट मास हैं, इस तरह से ये m2 है, ये m1 है, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं F12 एंड F21। तो अगर हम लोग लिखें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, m2 की वजह से m1 पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसको लिखेंगे F12 वेक्टर इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई r12 स्क्वायर एंड r12 कैप, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, यानी m1 की वजह से m2 पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 की वजह से m2 पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, F21 इक्वल टू कैपिटल G m1 टाइम्स m2 ओवर r21 स्क्वायर एंड r21 कैप, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा और नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों जो फोर्स हैं, ये जो दोनों फोर्स हैं, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। तो F12 इक्वल टू माइनस F21 या F21 इक्वल टू माइनस F12 ऐसा लिखेंगे। और अगर मैग्नीट्यूड के बेस में बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इस तरह से ये मैग्नीट्यूड सेम है और इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर इस तरह से होती है। तो ये फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। आप इसे लिखें जरा। और देखते हैं इसकी एक दो प्रॉब्लम। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, उसमें जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दोनों बॉडी के, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस मेजर की गई है। और अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक ये स्फीयर है और दूसरा स्फीयर ये है और इस स्फीयर का जो मास है वो 10 kg है और इस स्फीयर का मास है 20 kg है, इस तरह से। और इन स्फीयर की जो रेडियस है, ये रेडियस r है और इधर वाली रेडियस है 1.5 r है, इस तरह से। और ये दोनों इस तरह से रखे गए हैं कि दोनों के जो सरफेस हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा किसी एक स्फीयर की वजह से दूसरे स्फीयर पर। रेडियस हो जाएगी r प्लस 1.5 r, यानी r प्लस 1.5 r, इस तरह से ये रेडियस हो जाएगी। r कॉमन लेके 1 प्लस 1.5 इस तरह से, यानी r 2.5 ये वैल्यू बन जाएगी। और r की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर हम लोग लिख लें तो यहाँ पर हो जाएगा 25 इस तरह से, 25 सेंटीमीटर ये बन जाएगी, ये डिस्टेंस जो हमारे पास आ जाएगी। और 25 सेंटीमीटर को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 25 10⁻⁻2 मीटर ये हो जाएगी रेडियस। और रेडियस के रिस्पेक्ट में ये दोनों स्फीयर के सेंटर ऑफ मास की जो सेपरेशन डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर या 25 10⁻⁻2 मीटर ये आ गई। अब अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, कैपिटल G 6.67 10⁻11, m1 10 kg है, m2 20 kg है, डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। डिस्टेंस हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 25 10⁻2 स्क्वायर कर देंगे
तो इधर हो जाएगा हमारे पास 6.67 10⁻11, इधर हो जाएगा 200, इधर हो जाएगा 25 का स्क्वायर करेंगे 625 10⁻⁴ ऐसा हो जाएगा। और इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की। आप इसे लिखें जरा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड एंड इंटेंसिटी। आओ देखते हैं। जैसे हमने ये एक अर्थ का डायग्राम बनाया और हमने ये समझा कि ये अर्थ की डिजाइन हो गई इस तरह से, यहां पर ये अर्थ का सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, रेडियस ऑफ अर्थ RE हो गया, और इसका मास ME है, ये मास ऑफ अर्थ हो गया। और अगर यहाँ पर हमने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ये इसका मास M है, तो हम देखेंगे कि दोनों के सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसकी रेडियस के इक्वल है। और अगर हम ये कहें कि ये जो पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास M ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इस पॉइंट मास पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग लिखते हैं कैपिटल G, और दोनों जो हमारे पास मास हैं उनका मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट, और डिवाइड बाय दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस। यहाँ पर सेपरेशन डिस्टेंस RE है तो हम लोग लिख लेंगे RE, और इसका स्क्वायर करेंगे। और आपको पता है कि M1 हम लोग इस पॉइंट मास को लिख लेते हैं और M2 अर्थ को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F इक्वल टू कैपिटल G ME टाइम्स M डिवाइड बाई RE स्क्वायर। और जब कभी भी आपको फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये समझते हैं कि पर यूनिट मास पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसी भी बॉडी के, किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट मास पर यूनिट मास पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पर यूनिट मास known as gravitational field intensity। आपने अगर ध्यान से समझा इस बात को तो जिस तरह से हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे कूलाम फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस तरह की एप्लीकेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, उसी तरह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड के रेस्पेक्ट में सभी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। वहाँ पर किसी चार्ज की वजह से, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, बनती है। उसी तरह से यहाँ पर किसी मास की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट की वजह से, और कोई भी ऑब्जेक्ट है कुछ ना कुछ तो उसका मास होता ही है, लेकिन जितना ज़्यादा मास होगा
उतनी ज़्यादा उसकी एक फील्ड होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे हैं ये किसी मास की वजह से पढ़ रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की वजह से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि और अगर यहाँ पर हम लोग फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो फील्ड इंटेंसिटी आई या जी इसे प्रेजेंट करते हैं, जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, और इसे लिखते हैं हम लोग फोर्स डिवाइड बाय मास। आपने कभी ऐसा फार्मूला सुना होगा F इक्वल टू एम जी। आपने कभी फार्मूला सुना F इक्वल टू एम जी, तो G इक्वल टू एफ बाई एम लिखोगे। आपने फार्मूला सुना F इक्वल टू एम ए क्या है? एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो फ्री फॉल की कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता है वो जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन बन रहा है उसके इक्वल हो जाता है। तो हम लोग फील्ड इंटेंसिटी को आई से या जी से प्रेजेंट करें तो जी इक्वल टू एफ की वैल्यू हमारे पास है ये कैपिटल जी एम ई एम डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर, इधर m, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी जिसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं वो आ जाएगा कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। इसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक दूसरा नाम दे सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन आता है, जो उसकी वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज आता है, उसकी वैल्यू इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब थोड़ा और इसको समझते हैं, इसको आप लिखें जरा। आओ देखते हैं कि जैसे ये हमारे पास कोई सरफेस है, अर्थ सरफेस है, और यहाँ पर हमें फील्ड की वैल्यू बताना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो सरफेस पर जो फील्ड इंटेंसिटी होती है उसे हम लोग जी एस लिख देते हैं, और इसकी वैल्यू अभी हमने लिखी कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर, इस तरह से। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, हाइट में बढ़ेंगे, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। तो कितनी हो जाती है? अगर हम लोग h हाइट पर जाएं और यहाँ पर इस तरह के एक सरफेस बनाएं तो यहाँ पर h हाइट पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी? यहाँ पर अगर हम लोग जाएं तो ये तो रेडियस हो गई, अर्थ की रेडियस, ये वाली वैल्यू तो हो गई आर ई, और टोटल अगर वैल्यू हो जाएगी ये तो ये हो जाएगी आर ई प्लस एच, इस तरह से। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। और अगर इसे चेंज करके डेंसिटी के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो आपको पता है कि जो मास है इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी लिखेंगे। ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, तो वॉल्यूम इस अर्थ का वॉल्यूम और इसकी रेडियस हमारे पास आर ई है, इसका वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई आर ई क्यूब मल्टीप्लाई डेंसिटी रो। तो ये हमारे पास मास का फार्मूला आ गया। और अगर इसको हम यहाँ पर रख दें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कैपिटल जी डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर और मल्टीप्लाई एम ई की वैल्यू 4/3 पाई आर ई क्यूब मल्टीप्लाई रो। इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ, तो स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी 4 पाई आर ई रो डिवाइड बाई 3। इस तरह से ये हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी आ गई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या इसे आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी, या एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से किसी बॉडी में जो एक्सीलरेशन आता है उसकी वैल्यू हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं। और अब हम ये देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसका वेरिएशन किस हिसाब से होता है, किन पैरामीटर पर उसका वेरिएशन डिपेंड करता है। आप इसे लिखें ज़रा, फिर हम लोग इसका वेरिएशन पढ़ते हैं। हाँ, देखते हैं वेरिएशन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। वेरिएशन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। वेरिएशन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। स्मॉल जी, या अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें जी इस तरह से लिखें। तो ये जो हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी है जिसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, इसका वेरिएशन, एक बात तो ये कि अगर हम लोग अर्थ सरफेस से हाइट पर जाते हैं, अर्थ सरफेस से अगर ऊपर जाते हैं हम लोग, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर हम डेप्थ में जाते हैं, पहली बात तो है कि अगर हम लोग हाइट में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो जी की वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होती है। दूसरी बात, अगर हम लोग डेप्थ में जाते हैं, डेप्थ की वैल्यू बढ़ती रहती है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहती है। तीसरी बात है कि जो अर्थ है उसके रोटेशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू में थोड़ा चेंज आता है। और जो अर्थ की शेप साइज है, बनावट है, डिजाइन है, शेप साइज है, इस डिजाइन की वजह से, इस शेप साइज की वजह से स्मॉल जी की वैल्यू में थोड़ा वेरिएशन आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों पैरामीटर पढ़ेंगे, हाइट और डेप्थ में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, जैसे हम लोग फील्ड इंटेंसिटी कह रहे हैं, वो कैसे चेंज हो जाती है, समझते हैं। जैसे ये हमारे पास अर्थ है ये, और इसकी ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस आर ई है, ये इसकी सरफेस है, ये वैल्यू हो गई हमारे पास आर ई। और हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है, इस हाइट पर कैलकुलेट करना है, तो इस हाइट पर कितनी वैल्यू होगी। यहाँ पर हम लोग एक सरफेस बना लेते हैं और हमें देखेंगे कि यहाँ पर कितनी वैल्यू है इस हाइट पर। तो ये हाइट हो गई हमारे पास h। अगर ये h हाइट हो गई तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आर ई प्लस एच हो गई, ये वैल्यू हो गई। हम लोग कैलकुलेट करेंगे फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर फ्रॉम एच हाइट ऑफ अर्थ सरफेस, फ्रॉम एच हाइट ऑफ अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस है उस सरफेस से एच हाइट पर कितनी वैल्यू होगी। ये तो अर्थ सरफेस है और यहाँ पर सरफेस पर जो वैल्यू लिखते हैं वो है कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। ये सरफेस पर हो गई। और यहाँ पर इस हाइट पर जो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसे जी एच लिखेंगे और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर कितनी फील्ड इंटेंसिटी होगी। आओ देखते हैं। फील्ड इंटेंसिटी एट अर्थ सरफेस
जी एस इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। फिर इसके बाद लिखेंगे फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, यानी h हाइट पर है तो हम लोग इसे लिखेंगे जी एम ई डिवाइड बाई डिस्टेंस। अब हो गई हमारे पास आर ई प्लस एच, क्योंकि इतनी तो आर ई है ये अर्थ की रेडियस और ये h हाइट, तो टोटल ये डिस्टेंस हमारे पास हो गई आर ई प्लस एच हो गई। तो लिखेंगे डिस्टेंस को आर ई प्लस एच इस तरह से और स्क्वायर करेंगे। और यहाँ से अगर हम लोग आर ई स्क्वायर कॉमन ले लें तो लिखेंगे कैपिटल जी एम ई और आर ई स्क्वायर कॉमन लेने से 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर ई और इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट से जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर, ये सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी हो गई। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं जी एच इक्वल टू जी एस और इधर 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं। और अगर ये पावर ऊपर जाती है तो माइनस हो जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे जी एस और इधर 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर, सॉरी -2 पावर, इस तरह से लिखेंगे आर ई। और अगर यहाँ से अगर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं तो -2 पावर नीचे आ जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम जी एच इक्वल टू जी एस और फिर इधर हो जाएगा 1 माइनस 2h डिवाइड बाई आर ई। तो किसी ए पॉइंट पर जो इस सरफेस से अर्थ की सरफेस से h हाइट पर है, अगर यहाँ पर हम लोग फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू कैलकुलेट करें तो हाइट का और रेडियस का जो रिलेशन आता है वो इस तरह से आता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है, और अगर h की वैल्यू बढ़ रही है तो g की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और h की वैल्यू डिक्रीज होने से इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। और मैक्सिमम कहाँ पर हो जाती है, जहाँ पे h 0 है वहाँ पर g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है, जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। जो अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू जितनी हो सकती है 9.8 या 10 या 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसकी डेप्थ पर आने पर, सरफेस से गहराई पर आने पर, डेप्थ पर आने पर फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, आओ देखते हैं। आप इसे लिखें जरा। फील्ड इंटेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी डेप्थ पर कितनी होगी, तो इसका पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास अर्थ का एक डायग्राम है, और इस डायग्राम में हम ये समझेंगे कि सरफेस पर कितनी वैल्यू है हमारे पास। ये अर्थ का एक डायग्राम है और इसकी जो रेडियस है ये हमारे पास आर ई है। ये आर ई रेडियस का हमने एक अर्थ डायग्राम बना लिया। सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी तो हमें मालूम है जी एस है, लेकिन अगर हम लोग गहराई पर आएँ, यहाँ पर आ जाएँ, इतनी डेप्थ पर आ जाएँ, यहाँ पर आ जाएंगे, तो फिर कितनी वैल्यू होगी। जब हम लोग डेप्थ पर आ जाएंगे तो इस तरह से आएंगे, ये डेप्थ हो जाएगी, तो ये हमारे पास एक स्पेयर बनेगा, ये स्पेयर बनेगा ये। और ये जो स्पेयर बन रहा है यहाँ पर, इस स्पेयर की जो रेडियस होगी वो आर ई माइनस डी करके होगी, क्योंकि डी तो कम हो जाएगी, ये वैल्यू डी कम हो गई, तो ये वाली जो वैल्यू बची वो आर ई माइनस डी करके बचेगी, आर ई माइनस डी ये बचेगी। तो यहाँ पर हमें इस सरफेस पर
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ग्रेविटेशनल फील्ड, इस सरफेस का नाम हम लोग लिख देते हैं S1 और ये S है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फील्ड इंटेंसिटी एट अर्थ सरफेस SGS इक्वल टू कैपिटल GME डिवाइड बाई RE स्क्वायर। और अगर इसका मास अगर इस तरह से लिखें तो मास इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, पूरे का जो वॉल्यूम है जिस टाइम हम इसकी डेप्थ पर नहीं आ रहे हैं उस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम इसकी डेप्थ पर नहीं आ रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। और फिर उस टाइम ये रेडियस है हमारे पास RE, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेंसिटी रो हो गई और 4/3 पाई RE क्यूब ये लिखेंगे। ये हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, कैपिटल G डिवाइड बाई RE स्क्वायर 4/3 पाई RE क्यूब मल्टीप्लाई रो। इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से हो जाएगा GS इक्वल टू कैपिटल G 4 पाई मल्टीप्लाई RE मल्टीप्लाई रो डिवाइड बाई 3। और ये अब हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं इसको। अब हम इसकी डेप्थ पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कितनी डेप्थ पर? यहाँ से D डेप्थ आए, इधर से D डेप्थ आए, इधर से कहीं से भी अगर हम D डेप्थ पर आते हैं, D डेप्थ पर आते हैं तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर इस तरह से एक स्पेयर बन जाएगा हमारे पास, ये स्पेयर बन गया। और इस स्पेयर की जो रेडियस होगी वो हो जाएगी ये वाली वैल्यू RE माइनस D हो जाएगी, क्योंकि टोटल रेडियस हमारे पास RE है और RE में D अगर कम हो जाएगा तो RE माइनस D बचेगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा जो स्पेयर है, ये छोटा सा जो स्पेयर है ये, इसकी रेडियस है RE माइनस D है, और इसका जो मास होगा वो m डैश लिख लेते हैं या me डैश। तो me डैश इक्वल टू रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई, और अब इसकी रेडियस है RE माइनस D। तो अगर इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो रेडियस यूज करेंगे RE माइनस D और इसका क्यूब लिखेंगे। फील्ड इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट S1 सरफेस, ये जो हमारे पास S1 सरफेस है, एट S1 सरफेस फ्रॉम D डेप्थ ऑफ अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस है उस अर्थ सरफेस से D डेप्थ पर कितनी वैल्यू मिलेगी, ये डेप्थ अंदर आ गए, इतनी डेप्थ पर, इतनी डेप्थ पर, इतनी डेप्थ पर, इतनी डेप्थ पर, इतनी डेप्थ पर कितनी फील्ड इंटेंसिटी होगी, हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहाँ पर जिसको मैंने बाहर बनाया, यहाँ पर तो हमें मालूम है कि इतनी फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसे लिखेंगे G और इसे D लिख लेते हैं क्योंकि हमें डेप्थ पर कैलकुलेट करना है। तो लिखेंगे ME डैश डिवाइड बाई, अब रेडियस है RE माइनस D, क्योंकि D तो कम हो गई तो बची रेडियस सब सेंटर से ये RE माइनस D स्क्वायर, और ये कैपिटल G डिवाइड बाई RE माइनस D स्क्वायर इस तरह से लिख लिया। जो मास है ME डैश, ये कौन सा मास है? जब हम अंदर आ गए तो जितना स्पेयर अब हमें मिल रहा है ये वाला स्पेयर, इस स्पेयर का मास है। पूरा मास तो है हमारे पास ME, लेकिन ये छोटा सा जो स्पेयर है अंदर आने पर, डेप्थ पर आने पर जो हमें एक छोटा सा स्पेयर मिलेगा उस स्पेयर का मास है ME डैश, और ME डैश की वैल्यू डेंसिटी के रेस्पेक्ट में ये है। तो रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई RE माइनस D क्यूब। तो इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचेगा GD, D डेप्थ पर फील्ड इंटेंसिटी
कैपिटल जी रो 4 पाई, इधर आर ई माइनस डी, और नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। इतनी वैल्यू हमारे पास आई और नीचे 3 बचेगा, ये 3 लिख लेंगे। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का अगर हम लोग डिवाइडेशन कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। आप इसे हम मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, आप लिखें ज़रा इसको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अगर दोनों इक्वेशन का हम लोग डिवाइडेशन करेंगे तो हमारे पास जी एस डिवाइड बाई जी डी इक्वल टू कैपिटल जी रो 4 पाई आर ई डिवाइड बाई 3 होल डिवाइडेशन कैपिटल जी रो 4 पाई आर ई माइनस डी डिवाइड बाई 3। और अब अगर इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने से हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इधर हो जाएगा जी एस डिवाइड बाई जी डी इक्वल टू, इधर हो जाएगा आर ई डिवाइड बाई आर ई माइनस डी, ये वैल्यू बन जाएगी। और अगर हम लोग इसे इस तरह से लिख लें तो ये हो जाएगा आर ई माइनस डी डिवाइड बाई आर ई, या 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर ई, इस तरह से लिख सकते हैं। और जी डी की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो जी एस इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो जी एस और इधर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर ई। ये हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है। और अब अगर हम लोग इसे ये देखें कि ये अपनी वैल्यू को डिस्टेंस, डेप्थ या हाइट के रिस्पेक्ट में किस हिसाब से चेंज करती है, तो आप देखेंगे कि जहाँ पे डेप्थ रेडियस के इक्वल है, यानी सेंटर पर जहाँ पे डेप्थ रेडियस के इक्वल है वहाँ पर जी डी की वैल्यू 0 होगी। और अगर वहाँ पर 0 है, सरफेस पर मैक्सिमम है, सेंटर पर 0 है, तो इसका मतलब है सेंटर से सरफेस की तरफ वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सेंटर पर वैल्यू 0 है, सरफेस पर मैक्सिमम है, इसका मतलब है सेंटर से सरफेस की ओर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, यानी इंक्रीज हो रही है। और इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। सेंटर से सरफेस तक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस तरह से है, और ये इस तरह से मिल रही है। हाँ, ये डिस्टेंस का डेप्थ तो डिक्रीज होगी, और फिर इसके बाद ये वैल्यू मिलेगी। ये टच नहीं होगा इस तरह से, यहाँ पर टच नहीं होगा, कहीं किसी फिक्स डिस्टेंस पर जाके टच होगा। और ये हमें ये वैल्यू मिल गई जहाँ पर डेप्थ 0 है। डेप्थ 0 होने का मतलब है जहाँ पर ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू यहाँ पर, ये सरफेस पर आ गए। फिर इसके बाद ये डिक्रीज होने लगती है। फिर अगर ये हाइट इंक्रीज हो रही है तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। और अभी यहाँ पर जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है सरफेस तक, और यहाँ पर जी की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है, जी की मैक्स वैल्यू मिल जाती है, जैसे हम लोग 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा करते हैं। ये हमारे पास वेरिएशन ग्राफ आता है फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस या हाइट के रेस्पेक्ट में। आप इसे लिखें जरा। अब हम आगे देखें कि किस हाइट पर और किस डेप्थ पर फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, कितनी हाइट पर जाएं और कितनी डेप्थ पर जाएं कि फील्ड इंटेंसिटी हमें इक्वल मिल जाए। इस एप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं। देखो भाई, ये हमारे पास अर्थ है, और आपको ये पता है कि ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी सरफेस हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, और आपको पता है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्स होती है, यहाँ पर मैक्स वैल्यू होती है, यहाँ पर 0 वैल्यू है,
अब आपको ये लग रहा है कि जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे की तरफ आएंगे, डेप्थ पर आएंगे, वैसे वैसे स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। नीचे आने पर डिक्रीज होती है, ऊपर जाने पर भी डिक्रीज होती है। अगर हम ऊपर जाते हैं, अगर हम लोग ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आए, इस हाइट पर आए, तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ऊपर जाने में वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नीचे आने में वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो नीचे आए, यहाँ पर आए 9.8 या 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि डिक्रीज हो रही है ऊपर जाने में भी, नीचे आने में भी। तो एक ऐसी हाइट होगी, एक ऐसी डेप्थ होगी जहाँ पर उस डेप्थ पर और उस हाइट पर वैल्यू हमें सेम मिलेगी। हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर इतनी अगर हम लोग डेप्थ पर आ जाएं और इतनी हाइट पर चले जाएं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, डेप्थ पर आने पर डिक्रीज होते होते पॉइंट ए पर हमें जो वैल्यू मिलेगी फील्ड इंटेंसिटी की, वही वैल्यू पॉइंट बी पर मिलेगी हाइट पर जाने पर, क्योंकि सरफेस पर मैक्सिमम है, ऊपर जाने पर, हाइट पर जाने पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डेप्थ पर आने पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू मैच कर जाएगी, और किस पॉइंट पर मैच करेगी, वो पॉइंट ए और बी हो गए। तो डी और एच में क्या रिलेशन है, डी और एच में क्या रिलेशन है? अगर जी डी की वैल्यू जी एच के इक्वल है, तो फिर एच और डी में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं, ये लिखते हैं जी एस 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर ई, और इसे लिखते हैं जी एस 1 माइनस 2h डिवाइड बाई आर ई। और अगर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर ई और 1 माइनस 2h डिवाइड बाई आर ई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, d डिवाइड बाई आर ई इक्वल टू 2h डिवाइड बाई आर ई, और आर ई से आर ई कैंसिल आउट हो जाएगा, d इक्वल टू h, इस तरह से, और h इक्वल टू d/2, ये रिलेशन आ जाता है हाइट और डेप्थ में, हाफ का और ट्वाइस का ये रिलेशन है। इतनी डेप्थ पर और इतनी हाइट पर फील्ड इंटेंसिटी इक्वल हो जाएगी। आप इसे लिखें जरा।